आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर है कोरिलेशन। इसके लिए मैं आपके साथ चल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे और व्हाइट बोर्ड पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं सहसंबंध। सहसंबंध का मतलब क्या है कि अपने साथ के जो दूसरा डेटा है उसके साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये जो दूसरा डेटा है उसके साथ में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इस बात को बताता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एक तरफ हमें दे दिया उन्होंने फादर की हाइट और दूसरी तरफ बता दिया बेटे की हाइट। तो कुछ डेटा दिया, ये फादर्स की हाइट है, ये बेटों की हाइट है। तो फिर वो बोलते हैं कि आप हमें ये एनालाइज करके बताइए कि क्या फादर की हाइट में और बेटे की हाइट में कोई रिलेशनशिप होता है। क्या ऐसा होता है कि फादर लंबे हो तो बेटे भी लंबे होते हैं, फादर नाटे हो तो बेटे भी नाटे होते हैं? तो क्या इसमें कोई ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है क्या? तो होता क्या है कि दो इंडिपेंडेंट डेटाज होते हैं। हम यहाँ पर ये स्टडी करते हैं कि इन डेटाज के बीच में आपस में कोई कोरिलेशन है कि नहीं, रिलेशनशिप है कि नहीं। अगर है तो वो किस डायरेक्शन में है, इस बात के लिए। तो हमने इसके लिए क्या करना है, एक तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है। और न्यूमेरिकल जो है इसमें ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस में से आता है। कुछ छोटे क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ बड़े क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने जैसे कि बताया कि जैसे दो अलग अलग डेटा है, एक एक्स डेटा है और एक वाई डेटा है। तो हमारा ये सिर्फ इतना यहाँ पर स्टडी करने का पर्पस है कि एक्स और वाई के बीच में, डेटास के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक बात जो समझ में आ ही गई होगी कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट डेटास दिए जाएंगे, एक एक्स सीरीज दी जाएगी, एक वाई सीरीज दी जाएगी। अब कई और चीजों के बीच में रिलेशनशिप की बात भी हो सकती है, जैसे कि प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है और एडवर्टाइजमेंट है, या सेल्स है और एडवर्टाइजमेंट है। वो कहते हैं जी अगर इतनी सेल्स है, सेल्स करने के लिए हमें ये एडवर्टाइज किया, ये सेल करने के लिए इतना एडवर्टाइज किया, तो क्या सेल करने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है? तो रिलेशनशिप है कि नहीं, सिर्फ इतनी सी बात बताता है कोरिलेशन। उसके ऊपर वो डिपेंडेंट है कि नहीं, उसके साथ में एसोसिएटेड है कि नहीं, इस बात को क्लियर करता है कोरिलेशन। अब देखिए, कोरिलेशन के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं, जिसमें से लगभग 7 मेथड हैं। और इन 7 मेथड में से हमें सारे मेथड्स नहीं पढ़ने, केवल हमें 3 मेथड पढ़ने जो हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले तो है हमारा ये कार्ल पियर्सन मेथड, फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ये 3 मेथड हमारे सिलेबस में जो कि हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन से स्टार्टिंग करेंगे इसके। देखिए, कोरिलेशन के लिए आपको कुछ इसके प्रॉपर्टीज का पहले मैं डिस्कशन कर लूं। और प्रॉपर्टीज के डिस्कशन के लिए आपको ये बात समझनी है कि सबसे पहले तो ये कि जो कोरिलेशन है, इसका जो आंसर है वो हमेशा +1 और -1 के बीच में आना चाहिए। इसका आंसर +1 और -1, यानी कि 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता। आंसर 1 और 1 के बीच में ही रहेगा। अब देखिए, अगर आंसर 1 आता है, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। अगर आंसर 1 आता है तो इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट कोरिलेशन है। परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या है कि पूरी तरह से उसके साथ में रिलेशनशिप है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड है। और अगर आंसर -1 आता है तो इसका मतलब क्या है कि उल्टा है, उसके निगेटिव है, उल्टा है इसका कोरिलेशन, मतलब उसके साथ में रिलेशनशिप के विपरीत चलता है। और अगर आंसर 0 आता है तो इसका मतलब कोई भी रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जब हम आंसर्स दे रहे होते हैं
आंसर्स देते समय हमें थोड़ा सा इसके साथ में कमेंट्स भी लिखने होते हैं, और वो कमेंट्स ये लिखने होते हैं कि किस तरह का कोरिलेशन है। तो आंसर देने के लिए जो वर्डिंग है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगी। जस्ट थ्योरेटिकली थोड़ी सी बात को समझ लीजिए। परफेक्ट कोरिलेशन, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री एंड नो कोरिलेशन। देखने में लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा सा चार्ट है और क्या सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। 1 आ रहा है तो आपने बोलना है जी परफेक्ट कोरिलेशन, 0 आ रहा है तो बोलते हैं जी नो कोरिलेशन। अगर 99 के आसपास 9.9 से ज्यादा आ रहा है तो हम बोलेंगे कि बहुत तगड़ा कोरिलेशन है, पूरा परफेक्ट नहीं है पर काफी उसके साथ में एग्जिस्ट करता है रिलेशनशिप, तो हम लोग आंसर देते हैं जी वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और अगर 75% से 90% के बीच में आ रहा है, यानी कि 0.75 से 0.9 के बीच में आंसर आ रहा है, तो हम कहते हैं जी हाई डिग्री आ रहा है। और अगर 25 से 75 के बीच में आ रहा है तो हम कहते हैं जी मॉडरेट डिग्री है। और अगर 0.25 से भी कम आ रहा है तो हम कहते हैं जी लो डिग्री, और 0 आ रहा है तो हम कहते हैं जी नो डिग्री। तो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आएगी। कुल मिला के जो आंसर है वो +1 से -1 के बीच में आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए। अब देखिए, इसके लिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली, क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं स्क्रीन पे, तो रैंडमली इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 5 को ही देख लें या 4 को देख लें, जो भी आप देखना चाहें क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर उन्होंने जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट x है और इंपोर्ट y है। तो कहते हैं कि आप ना कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चेक करिए x और y के बीच में, और x में क्या है आप देखिए कि एक्सपोर्ट है। यहाँ पर x डेटा जो वो एक्सपोर्ट का है, यानी कि ये जो डेटा है वो एक्सपोर्ट का दिखाया जा रहा है, और y डेटा जो है वो इंपोर्ट का है। तो वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में यहाँ पर इन डेटा के बेसिस पे हमें आंसर दीजिए कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो किस लेवल तक एग्जिस्ट करता है, वो हाई डिग्री का है, लो है, या कोई कोरिलेशन नहीं है, ये हमें आंसर्स देने हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है कि 7 कॉलम्स ड्रॉ करने होते हैं। हम 7 कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे। आप भी चाहें तो साथ के साथ 7 कॉलम्स जल्दी जल्दी से खींच लीजिए और साथ के साथ मेरे क्वेश्चन करिए। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर भी साथ में लेके आप बैठ सकते हो, आप कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर आपने क्या करना है, मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, मुझे कभी कभी एक्सप्लेन करना होता है। आपको 7 कॉलम्स हेडिंग्स के लिए मैं आपको राय दूंगा कि आप 2 हेडिंग्स बनाया करें। 2 हेडिंग्स किस लिए, ताकि हम उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकें। जैसे ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, ये एज ऑफ जो है, ये आपका नाम हाइट ऑफ फादर है, ये हाइट ऑफ सन है। तो हम इस तरह के डेटा का जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम क्लियर कर सकें। इसलिए हेडिंग्स जो है वो हमेशा डबल बनानी जो होती है वो बेहतर होती है। तो चलिए मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन प्रैक्टिकली। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन उतारना है, और यहाँ पर जो सिंबल है वो यूज करने, और पहले हम लोग x डेटा लिखेंगे और 2 कॉलम छोड़ करके फिर हम y डेटा लिखेंगे, 2 कॉलम छोड़ करके। हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि x जो है वो एक्सपोर्ट डिनोट कर रहा है। अगर हम डबल हेडिंग बनाएंगे तभी हम ये बात क्लियर कर पाएंगे, तो इट इज एक्सपोर्ट। और y डेटा में हम क्लियर करेंगे कि ये जो है ये इंपोर्ट है। तो x और y 2 मेन डेटा जो है वो हमें मिले हैं, उनको हमने लिखना है। तो इनके फिगर है 42, 44, 58, 55, 89, 98 एंड 66। तो इनको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये है आपका 42, इसके बाद है 44, फिर है भाई 58, इसके बाद है आपके पास 55, फिर 89, देन 98, और इसके बाद है आपका 66। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लें, लास्ट क्या था, 66 था। अब इसी तरीके से हम
वाई डेटा को भी लिख लें, इंपोर्ट के डेटा को भी। तो इंपोर्ट का डेटा है 56 और फिर इसके बाद है भाई 49, फिर है 53, देन 58, 65, 76 एंड 58। ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया, 7 कॉलम्स बनाने, और हम इस समय जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन से कर रहे हैं। मेथड का नाम है कार्ल पियर्सन्स। कार्ल पियर्सन्स एक व्यक्ति का नाम है, एक इकोनॉमिस्ट थे, स्टैटिस्टिशियंस हैं। इन्होंने इसको इजाद किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया कार्ल पियर्सन्स मेथड। क्वेश्चन में ये x और y जब दो डेटा दिए होते हैं तो सबसे पहले क्या है कि इसको सॉल्व करने के इनके जो तरीके हैं वो दो तरीके। आपको x डेटा का और y डेटा का मीन निकालना होगा। तो एक मेथड क्या है जिसके अंदर हम एक्चुअल मीन कैलकुलेट करते हैं और उस मीन को यूज करके हम क्वेश्चन को करते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है कि हम मीन कैलकुलेट नहीं करते, हम मीन को कुछ सपोज कर लेते हैं जिसको हम एज्यूम मीन कहते हैं। तो एक मेथड इसका एक्चुअल मीन मेथड है और एक मेथड जो है वो इसका एज्यूम मीन मेथड है। एग्जाम में आपको वो कह सकते हैं कि आप इसको एक्चुअल मीन मेथड से करिए, इसको आप एज्यूम मीन मेथड से करिए। देखिए, अगर एग्जाम में आपको वो कुछ नहीं कहते हैं तो आपको बेटर रहेगा कि आप एज्यूम मीन मेथड से करें। एज्यूम मीन मेथड से करने में क्या होता है कि एक तो आपका टाइम सेव होता है, आपको एक्चुअल मीन निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि एक्चुअल मीन जब आप एग्जाम में निकालते हो तो अक्सर वो क्या होता है कि पॉइंट्स में आ रहा होता है, और पॉइंट्स में यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर डेविएशंस भी करना है, उसके बाद उसको स्क्वायर अप भी करना है, तो कैलकुलेशन काफी लेंथी और टीडियस हो जाती है। तो एज्यूम मीन मेथड को तभी हमें करना चाहिए जब हमें वो कहें नहीं जी आपको एज्यूम से ही करना है तो हम करेंगे। अदरवाइज अपने आप अगर करने की बात बोले सिर्फ कार्ल पियर्सन से करो तो हमेशा आपको एज्यूम मीन से करना चाहिए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको जो सीख रहे हैं हम, ये फर्स्ट जो आप कार्ल पियर्सन का सीख रहे हैं पहला मेथड, इसमें क्या कर रहे हैं हम एज्यूम मीन मेथड से चलेंगे। एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड का मतलब क्या है कि हम कोई मीन निकाल नहीं रहे हैं और हम यहाँ पर मीन को जो है अब यहाँ पर सपोज करेंगे। यहाँ पर एक्स डेटा में काफी सारे नंबर दिए हुए हैं, एक्सपोर्ट में 42, 44, 58, 55, यहाँ पे तमाम सारे नंबर दिए। आप इसमें से किसी भी एक नंबर को मीन सपोज कर लीजिए, जो आपका मन है। चाहे आप कुछ भी मीन सपोज करेंगे, आंसर उतना ही आएगा। सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा कि आपने मीन अलग लिया, दूसरे ने मीन अलग लिया, तो टोटलिंग में डिफरेंस आएगा, वर्किंग में डिफरेंस आएगा, सिर्फ इन चीजों में फर्क आएगा, पर आंसर उतना ही आएगा। तो कुछ भी हमें सपोज करके चलना है, तो मैं यहाँ पर कुछ एज्यूम कर ले रहा हूँ। मैं मान ले रहा हूँ कि एज्यूम मीन जो है इसमें हम मान ले रहे हैं 58। मैंने 58 सपोज कर दिया। या आपके ऊपर है, आप कोई और नंबर भी एज्यूम मीन लेके कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन जो आप मेरे साथ कर रहे हो तो मेरे साथ आंसर मिलाते हुए चलना, इसलिए आप वही सपोज करके चलना। नहीं तो अगर आप कुछ अलग सपोज करके चलोगे तो आपके जो है वर्किंग और जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो क्या आपने मीन सपोज करना है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब जो दूसरा वाई डेटा है इसमें से भी आपने कोई एक नंबर मीन सपोज करना है, एज्यूम करना है, जो मर्जी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी 58 दिख गया, तो चलिए मैं इसमें भी एज्यूम मीन 58 ले रहा हूँ। यहाँ पर जरूरी नहीं कि सेम हो, जो मर्जी हो आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ये तो मैंने ऐसे इत्तेफाकन देख गया दोनों 58, मैंने दोनों 58 ले लेते। तो आगे चलते हैं। तो पहला काम, अगर हम एक्चुअल मीन से कर रहे होते तो हमें एक्चुअल में मीन कैलकुलेट करना होता है, इसका मीन निकालते हैं और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर मीन निकालने के बाद क्या किया जाता है कि जो डेटा है उसको मीन से डेविएट किया जाता है। डेविएट करना में क्या होता है, उसको उससे डिडक्ट किया जाता है, उसको उससे हटाया जाता है। तो अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसमें से डेविएशंस निकालने हैं। डेविएशंस कैसे निकालते हैं हम? एक्स में से हम मीन को माइनस करेंगे, एक्स में से
हमने मीन क्या लिया है, यहाँ पर a लिया हुआ है, तो जो भी एज्यूम मीन है उसको हम माइनस करेंगे। जब इसको x में से जो x डेटा है उसमें से एज्यूम मीन को डिडक्ट करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे डेविएशंस d मिल जाएगा। इसी तरीके से हम y में से भी हम माइनस करेंगे एज्यूम मीन, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेविएशन d मतलब डेविएशन माइनस करने के बाद जो डेविएट करने का जो फिगर है। अब जब हमने यहाँ पे भी d लिख दिया और वहां पे भी d लिख दिया तो एक प्रॉब्लम फंसने लगे, ये समझ नहीं आ रहा भैया ये d किसका है, ये d किसका है, दोनों तो डेटा अलग अलग है। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकाला गया कि d के साथ में यहाँ पे x लिख दिया गया और यहाँ पे d के साथ में स्मॉल y लिख दिया गया, इधर स्मॉल x लिख दिया गया। ये d के साथ में x लिख देने का मतलब क्या है कि ये डेविएशन है x सीरीज वाले, x वाले फिगर के, और d के साथ y लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये डेविएशन है y वाले फिगर। तो अब आपने क्या करना है, इन सब में से 58 को माइनस करना है दोनों तरफ से। अगर यहाँ पे कुछ अलग आपने एज्यूम किया हुआ है तो उस फिगर को माइनस करना है, यानी कि एज्यूम मीन को डिडक्ट करना है। तो चलिए अब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो 42 में से हम 58 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -16। फिर 44 में से हम 58 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -40। फिर 58 में से 58 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर हम 55 में से 58 को माइनस करेंगे तो ये होगा -3। फिर 89 में से 58 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31। फिर हम 98 में से 58 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40। और 66 में से फिर हम माइनस करेंगे 58 को तो ये हो जाएगा 8। हमने यहाँ पर डेविएशंस निकाली। अब ठीक यही काम हमने y सीरीज के लिए करना है, y डेटा के लिए। तो 56 में से हम 58 को माइनस करेंगे। जब 56 में से 58 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। फिर ये हो जाएगा आपका 58 में से 49 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -9। फिर 53 में से 58 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5। ये हो जाएगा 0। फिर हो जाएगा आपका 7। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। हमने अभी क्या किया, डेविएशंस निकाला। अगला काम क्या करना होता है कि ये जो डेविएशंस निकालने इनको हम स्क्वायर अप करते हैं, यानी कि इनका हम स्क्वायर निकालेंगे। तो इस जगह पे अब हम आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे dx का स्क्वायर। हर फिगर को स्क्वायर करेंगे, यानी कि 16 × 16 तो ये हो जाएगा आपका 256। फिर 14 × 14 तो ये हो जाएगा 196। 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 31 × 31 यानी कि 961। फिर इसके बाद 40 का स्क्वायर 40 × 40 यानी कि 1600। और फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। हमने अगला काम क्या किया, इसको हमने स्क्वायर अप कर लिया। अब यही काम हमने फिर y सीरीज के लिए करना है। जो काम यहाँ कर रहे हैं वही काम इसके लिए कर रहे हैं। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, dy का स्क्वायर। तो dy का स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 4। फिर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। 7 का स्क्वायर होगा 49 और 18 का स्क्वायर होगा 324 और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0। तो हमने क्या किया, एज्यूम मीन हटाया और डेविएशन पता किया और फिर डेविएशंस के स्क्वायर अप कर दिया। अगला काम हमें क्या करना होता है, जो dx निकला था और जो dy निकला था इनका हमने प्रोडक्ट लेना होता है। तो dy आपका कहाँ निकला था, ये निकला है dy। dx कहाँ निकला था, ये निकला है। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि 16 × 2 करना है, 14 ×
9 करना है। इनको dx, ये वाला कॉलम dx कॉलम है, अगला वाला कॉलम dy कॉलम है, तो dx और dy का आपने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो चलिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना है 16 को 2 से। तो 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32, और सिंबल क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 32। फिर इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 14 को 9 से। 14 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 जा 126, और माइनस माइनस हो जाएगा जी प्लस। फिर 0 इंटू -5, ये 0 इंटू -5, तो ये हो जाएगा भाई 0। फिर अगले वाले में -3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका अगेन 0। फिर इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 31 इंटू 7, तो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा आपका 217। फिर आपने मल्टीप्लाई करना है 40 इंटू 18, तो 18 4 जा होता है 72, तो ये हो जाएगा आपका 720। और लास्ट में आपने मल्टीप्लाई करना है 8 को 0 से, यानी कि 0। लास्ट वाला कॉलम मैंने एक्स्ट्रा बनाया था, मुझे कभी कभी एक्सप्लेन करना होता है तो उस पर्पस से आपको 7 कॉलम से ही बनाना है। आप चाहें तो एग्जाम में एक एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, उसके लिए सिर्फ ये होता है कि कभी कुछ पार्ट आपका गलत हो जाए तो आप उसको डेटा को उधर भी साफ सुथरे तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इन सारे डेटा को लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने जो ओरिजिनल डेटा थे उसको छोड़ करके बाकी जितना भी हमारा डेटा है उस सारे डेटा का हमने जो कैलकुलेशंस करी हैं उसका हमने टोटल करना है। तो ओरिजिनल वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए और दूसरे पार्ट का हम टोटल करें। तो -16 -14 0 -3 31 देन 40 और 8, तो इसका टोटल आ रहा है 46। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं कैलकुलेशंस में 256 196 देन 0 फिर 9 फिर 961 फिर 1600 और 64, तो ये आपका आ गया 3086। फिर हम कैलकुलेशंस में ले लेते हैं आगे, तो ये आ रहा है -2, फिर है भाई -9 -5 +0 +7 +18 +0, तो ये हो जाएगा आपका 9। फिर 4 +81 +25 +0 +49 +324 +0, तो ये हो गया आपका 483। इसके बाद हम लास्ट कॉलम का टोटल कर लें, 32 + 126 देन +0 फिर अगेन 0 +217 +720 +0, तो ये हो जा रहा है आपका 1095। ओरिजिनल डेटा को छोड़ के बाकी सारी चीजों का हमने टोटल कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूले आपको काफी सारे दिए हुए, काफी तरीके से मॉडिफाई किए गए होते हैं। हमने यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि एक ऐसा मेथड, ऐसा फॉर्मूला लिख लेना है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, जो सब जगह यूज हो। तो अलग अलग कहीं पे उसको कॉमन लेके बढ़ा दिया, कहीं पे n से मल्टीप्लाई करके कर दिया, तो बहुत सारे चेंज वे में शो किए गए होंगे। आप एक स्टैंडर्ड वे में अपने लिए एक फॉर्मूला सेट कर लीजिए और उसी से ही आप क्वेश्चन को करिए। मेरा सजेशन ये है कि आप जब एज्यूम मीन से कर रहे हो तो इस फॉर्मूले को आप यूज करें। इसमें आगे चलने से पहले मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि हर चीज के कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं। जो कोरिलेशन का सिंबल होता है वो R होता है, छोटा वाला R, स्मॉल लेटर्स में R, ये उसके सिंबल है। तो चलिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं और उस फॉर्मूले में इसको पुट करके आंसर निकालते हैं। तो R मैंने लिखा सबसे पहले, ये इसका सिंबल है।
फॉर्मूला है आपका n, n means a number of observations, then sigma dx and dy, sigma dx dy माइनस सिग्मा dx ब्रैकेट में है, और इनटू है सिग्मा dy, ये भी ब्रैकेट में है, और इसके बाद नीचे है आपके पास अंडर रूट में, यहाँ पे अंडर रूट में है n इंटू सिग्मा dx, और dx का यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पर, फिर इसमें से माइनस है आपका सिग्मा dx, और जो नोट करने की बात है यहाँ पे होल स्क्वायर है, सिग्मा dx स्क्वायर है और सिग्मा dx का होल स्क्वायर है। फिर इसी तरीके से दूसरी तरफ भी ऐसे, इसी के लिए y वर्जन के लिए तो n इंटू सिग्मा dy का स्क्वायर, और माइनस होगा इसमें से सिग्मा dy का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ये होल स्क्वायर है। अब देखिए ये फॉर्मूले में हमने, इस फॉर्मूले को हमने तब यूज करना है जब ये एज्यूम मीन से कर रहे हो। अगर आप एक्चुअल मीन से कर रहे हो तो भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला सिमट के छोटा हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक्चुअल मीन में भी यूज कर सकते, पर एक्चुअल मीन में क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशंस कम करनी पड़ती हैं, जो हम आगे चल के भी समझेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इनमें चीजों को पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हमने n लिखना है। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने हमारे पास जो डेटा थे, कितने पेयर थे हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7, n का मतलब कितने पेयर्स में डेटा मिला था, तो 7 पेयर्स मिले थे, तो n इज 7। फिर यहां पर देखिए 7 के बाद दिया हुआ है सिग्मा dx dy, सिग्मा का मतलब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं एक बार बता दूं। सिग्मा का मतलब जो होता है यहाँ पर होता है सम ऑफ द, सिग्मा को हम पढ़ते हैं सम ऑफ द, तो अगर हम पढ़ें तो इसका मतलब ये हुआ है कि सम ऑफ द dx dy। तो अब हम dx dy कॉलम पे चलते हैं, और dx dy जो है हमारा लास्ट कॉलम था, तो dx dy का जो लास्ट कॉलम था, इसमें सम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1095। इस 1095 को हम वहां पे पुट कर दें, तो 1095 ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें माइनस करना है सिग्मा dx सिग्मा dy, यानी कि सम ऑफ द dx एंड सम ऑफ द dy। तो सम ऑफ द dx एंड सम ऑफ द dy देख लेते हैं कितना है। तो सम ऑफ द dx जो था वो था जी 46, ये है आपका dx, इसका टोटल है सम ऑफ द dx इज 46, और ये है आपका dy एंड सम ऑफ द dy इज 9, तो 46 एंड 9 है यहाँ पर। तो इस जगह पर हम आ जाएंगे और यहाँ आके लिखेंगे माइनस, ये है 46 यहाँ पर लिखेंगे, dx 46 था हमारा, तो 46 ब्रैकेट में लिख दिया हमने, और इसके साथ जो है dy लिखना है, और dy हमारा आ रहा था 9। ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, डिनोमिनेटर में n है सबसे पहले। n का मतलब है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपकी 7 थी, और फिर हमें यहाँ पर चाहिए dx स्क्वायर। अब हमको क्या चाहिए, dx स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमें इस जगह पे चाहिए dy स्क्वायर, और यहाँ पे भी n है, तो मैं अंडर रूट में यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ये 7 है, और इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या है, dx स्क्वायर और dy स्क्वायर। तो आइए अब हम dx स्क्वायर और dy स्क्वायर चेक करें कितने हैं हमारे। तो dx स्क्वायर, देखिए dx स्क्वायर जो है आपका
ये है dx स्क्वायर, इसका फिगर है 3086। ये है आपका dy स्क्वायर और इसका फिगर है 483। तो अब हम आ जाते हैं और इसको पुट करते हैं 3086 एंड 483। तो 3086 और दूसरी तरफ था भाई यहाँ पे 483। फिर ब्रैकेट में यहाँ पर क्या दिया हुआ, आगे आपको माइनस करने हैं dx का स्क्वायर और dy का स्क्वायर। अब देखिए dx और dy आपको पहले से ही पता है, अगर आपको ध्यान हो तो dx कितना था ऊपर ही लिखा हुआ है हमने, 46 था। आप चाहें तो फिर से देख लें, dx का टोटल था 46, तो माइनस करेंगे हम 46 का स्क्वायर और यहां से माइनस करेंगे हम dy जो था हमारा वो 9 था, 9 का स्क्वायर। मैं आपको एक बार फिर से दिखा भी दूं कि dx dy 46 और 9 थे, तो 46 और 9 ये है भाई dx और ये है आपका dy। इन चीजों को हमने उस फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब आगे का काम हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 7 इंटू 1095, तो इसको हम सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपका 7 6 6 एंड 5, 7665। फिर 46 इंटू 9 माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो 46 इंटू 9 इज 414। आगे चलते हैं इसके बाद। फिर नीचे 7 इंटू 3086 अंडर रूट में रहेगा, तो अंडर रूट में 7 इंटू 3086 हो गया जी 21,602 और माइनस कर देंगे इसमें से हम 46 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर हो जाएगा इट विल बी 2116। फिर हम दूसरी तरफ चलते हैं, 7 इंटू 483 करते हैं, तो ये आपका हो रहा है 3381 और इसमें से 9 का स्क्वायर यानी कि 81 हम माइनस करते हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 7665 माइनस 414, तो इट विल बी 7251। नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट में माइनस करके निकाल लेते हैं दोनों फिगर्स को, तो ये हो जाएगा आपका 19,486 और 3381 में से 81 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3300। फिर अब आगे चलते हैं, अब इसको भी और सॉल्व कर लें। आंसर के लिए ध्यान क्या रखना है कि आंसर जो है वो +1 और -1 के बीच में ही होना चाहिए, तो 7251 और नीचे आ जा रहा है आपका अंडर रूट निकाल लेते हैं 19,486 का, तो ये हो जाएगा आपका 139.59 और 3300 का अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 57.44। फिर इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 7251 और नीचे इन फिगर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 139.59 इंटू 57.44, तो ये राउंड ऑफ करके लिख दे रहा हूं मैं 8018 और इट विल बी सॉल्व करते हैं इसको, तो 0.904। अब देखिए यहां पर हमने जो काम किया है वो थोड़ा सा वर्किंग ही है ज्यादा, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है और लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, तो इसको आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करेंगे और स्टार्ट विद इलस्ट्रेशंस। अब एक बात और भी आपको ध्यान रखनी थी
वो ध्यान रखने की बात ये है कि इसके बाद इसके में हम कमेंट्स देते हैं कि इसमें हम लिखते हैं कि ये किस तरह का कोरिलेशन है। देखिए 0.90 का मतलब ये कि 90% के आसपास है, 1 का मतलब है 100%, 0 का मतलब पता है कोई भी नहीं। तो जब 90% से ऊपर आंसर आ रहा था तो हम आंसर देते हैं हाई डिग्री कोरिलेशन। 75 से 90 के बीच में आ रहा होता है तो कभी कभी कुछ बुक्स ऐसी हैं जो 90% के आसपास आ रहा होता है उसको लिख देते हैं वेरी हाई, और 75 से 90 के बीच में जो आ रहा होता है उसको हाई लिख देते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है, आपको हाई मेंशन करना है कि काफी हद तक ये इसके ऊपर है। इसका मतलब है कि 90% डेटा जो है वो आपस में मैच करते हैं, मतलब वो निर्भर है, दे आर कोरिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आपका 25 से नीचे आंसर आ रहा होता है, यानी कि 0.25 आंसर आ रहा होता, तो आप लिखते जी लो डिग्री। 25 से 75 लेते हैं, कुछ बुक 60 भी ले लेती हैं, कुछ बुक 50 भी ले लेती हैं, तो कोई फर्क नहीं, आप अनुमान से लिख दीजिए, इससे कोई फिक्स ऐसा क्राइटेरिया नहीं है बहुत ज्यादा। आपको सिर्फ भी लिखना है हाई डिग्री, वेरी हाई डिग्री, बीच का है तो मॉडरेट, कम है तो लो डिग्री, और 0 है तो नो कोरिलेशन। तो हम यहाँ पे आंसर लिखने वाले हैं कि भाई काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। एक बात और भी बताना मैं भूल गया, मैं फिर बताता हूँ, वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आंसर ये भी बताना होता है कि प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे प्लस में आ रहा है, कभी कभी माइनस में भी आ रहा होता है। अगर माइनस में आ रहा होता है तो हम लिखते हैं वेरी हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर माइनस में आ रहा होगा तो भाई आप लिख दोगे नेगेटिव वर्ड यूज कर दोगे वहां पर। तो इस तरीके से कोरिलेशन का जो पार्ट है, जो आपका कार्ल पियर्सन का पार्ट है, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।